नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 7वीं का नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय समानता के बारे में हम देखेंगे। जैसा इस पर हमने दो वीडियो तैयार किए थे, भाग 1 और 2। जैसा भाग 1 के अंदर हमने देखा कि उसमें मताधिकार की समानता भारत में किस प्रकार है, जैसा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके अलावा अन्य प्रकार की असमानताएं ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति की कहानी, जो धर्म और जातिगत कारणों से उनके साथ भेदभाव की कहानी को हमने देखा। मानवीय गरिमा का मूल्य, जैसा कि 1975 के फिल्म के दृश्य में जैसा जूते पॉलिश करने वाले बच्चों को उसके काम के पैसे सम्मान से न देने से उसकी गरिमा को किस तरह ठेस पहुंचती है, उसके बारे में हमने देखा। और जैसा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये हमने पहले वीडियो में भी देखा। जैसा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। लोगों का सहभाग जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हर समानता स्थापित अथवा भेदभाव का विरोध करने के लिए आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी अहिंसात्मक मार्ग से शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। और हर जगह पर हम इस भेदाभेद असमानता को समानता के द्वार में लाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और सबको न्याय यदि मिलता है तो सही लोकतंत्र साबित सक्सेसफुल लोकतंत्र साबित हो सकता है। अभी हम समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता इनकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। मतलब हर चीज़ में आपकी समानता होना ज़रूरी है। यदि असमानता और भेदभाव होता है तो वो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। अभी हमको भारत के अंदर जो समानता के बारे में हमको देखना है और भारत के अंदर लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत ने सब समान है या नहीं, जैसा कि हमने कांता की कहानी जो अध्याय अब भाग 1 के अंदर हमने देखा है। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि उसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार है। अभी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। अब यह संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। एक बड़ा दस्तावेज है, वह लिखित रूप में और उसका सरकार द्वारा और हमारे द्वारा उसका पालन होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध वो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन सभी के संविधान के समक्ष सभी लोग समान है। लेकिन इसके बाद भी कह नहीं सकते कि यह असमानता खत्म हुई है। जैसा कि हमने वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को देखा। जैसा हमने अंसारी दंपति को जो मकान किराए पर लेना था, पैसे होने के बावजूद भी केवल धर्म के कारण उनको मकान नहीं मिल रहा था। तो इस तरह के समाज के अंदर असमानता हमको दिखाई देती है। यह अभी भी यह समानता खत्म नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं हम समाचार पत्र अथवा अनेक अन्य स्थानों पर जब सुनते हैं, देखते हैं, तब हमें बुरा लगता है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। मतलब कानून के समक्ष हम सभी लोग समान हैं और उसमें कोई अलग नहीं है। जहाँ भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। आज भी आप देखिए, ये भेदभाव और दुर्व्यवहार, हालांकि हमारे देश में इस तरह का दलितों से भेदभाव और दुर्व्यवहार से रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए। जैसा एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जो 17 राज्यों ने उसे स्वीकार किया था, बनाया था, और ये तब तक राष्ट्रीय कानून नहीं बना, जिसे इसके प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने के लिए 1976 के संविधान संशोधन कर
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पीसीआर अधिनियम को बनाया गया, जिससे अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को यह कानूनी तरफ से अपराध माना गया। इसके अलावा और दलितों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव को दूर करने के लिए 1989 का SC/ST अत्याचार अधिनियम कानून लागू किया गया, जो कानून देश में 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। जैसा उसके बारे में 8वीं क्लास की किताब में भी है कि आप दलितों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ आप इस तरह का अन्याय नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा दलितों को जो है सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा भी उनको सुविधा देकर असमानता और भेदभाव को ख़त्म किया जा रहा है। अभी आप ये देखिएगा, यह भारतीय संसद को आप देखिए। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, दो लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनको चुना जाता है। अभी आप देख सकते हैं, ये लोकसभा है और यह दिल्ली में स्थित है और संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं और उसमें लगभग 545 सदस्य हैं और वहाँ पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। अभी ये जो समानता स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान किया गया है, अब उसमें समानता स्थापित जब तक नहीं होती तब तक आपका लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होता है। जैसा किसी ने एक अपराध किया और उसके सबूत आपके कोर्ट में साबित हो पाते कि यह अपराधी है, चाहे वो कोई भी धनासेठ हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक या सामान्य आम आदमी हो, यदि कोई वह अपराध करता है और वह साबित होता है तो इंडियन पिनल कोड IPC की धारा के तहत जो उसमें सज़ा का प्रावधान है वो उसको होगा। अभी आप दूसरा देखिए, यह भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति जाति, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या उसको सार्वजनिक स्थानों पर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तीसरा जो है, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश हर एक को देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का, लिंग का। खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाट पर जा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में आज कानूनी तौर पर यह अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है और यदि ऐसा कोई करता है तो वह कानूनी अपराध माना जाएगा। अभी आप देखेंगे, शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता अधिकार को दो तरह से उसको लागू किया गया है। अब उसमें कानून द्वारा, पहला जो है वह कानून के द्वारा उसको लागू किया गया है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का, धर्म का, पंथ का, उसका जन्मस्थान किसी भी राज्य में हो, लेकिन कानून की दृष्टि से सभी लोग समान होंगे, उसमें कोई दुर्व्यवहार, भेदभाव, असमानता नहीं कर सकता। अब दूसरा आप यदि देखते हैं तो उसमें सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, अभी आप लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र और लोगों को जो आरक्षण का सबसे बड़ा, उसमें उनको समाज के मुख्य प्रभाव लाने के लिए अब देखते हैं लोकसभा हो
या आपके स्कूलों में नौकरी के स्थानों पर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उनका उत्थान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस तरह का संविधान के अंदर कुछ तरतूदें हैं और इसके अलावा सरकार ने अलग-अलग प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम जो जिनके पास पहले से यह सुविधा नहीं थी, वे गरीब थे, भले आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनको मुख्य प्रभाव में लाने के लिए सरकार अलग-अलग प्रकार की योजनाएं ला रही है। अब कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनको सैकड़ों साथ उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, जैसा हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का झूठन जो उनके आत्मचरित्र के अंदर उन्होंने अपनी कहानी को बयान किया है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की गई है। यह योजना ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले थे, उन्हें अवसर मिले, जैसा आदिवासी हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब, दलित, पीड़ित। तो इन लोगों को पहले अवसर किसी कारणवश नहीं मिला था, चाहे भले वह धर्म के कारण, जाति के कारण या अन्य कोई कारण के वजह से, तो उन सभी को समाज के मुख्य प्रवाह में लाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक सभी लोग एक समानता में नहीं आते, तब तक आपका देश, आपका लोकतंत्र यह मजबूत नहीं हो सकता। अब ये उस दिशा में जो सरकारी योजनाएं, सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं ला रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उनका आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से उनको अन्य समुदाय के बराबर लाना। अब इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, ये मिड डे मील या मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर के समय उनको भोजन मिलता है। आजकल ये आपका प्राइवेट स्कूलों में भी दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्कूलों में उनको भोजन फ्री में दिया जाता है। अब यह सबसे पहले यह कार्यक्रम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इसको शुरू किया। फिर जब यह कार्यक्रम उनको लगा कि उसके जो बाद में बेनिफिट, फायदे जब पता लगे, तो फिर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करने के निर्देश उनको दिए कि इस कार्यक्रम से क्या क्या फायदे हुए हैं वो हम लोग देखेंगे, और इसे लागू करने से गरीब, दलित, पीड़ित, आदिवासी, इनको किस तरह का फायदा हुआ है उसके बारे में भी हम देखेंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के फायदे क्या हुए? दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना शुरू किया। अब इस तरह का प्रश्न परीक्षा में भी आता है, तो ये मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम और आप इस तरह के मुद्दों को आप नोट डाउन भी करके रखते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। तो उसमें बच्चों की संख्या स्कूलों में प्रवेश लेने वालों की ज़्यादा बढ़ी। बच्चों को नियमित रूप से आना शुरू हुआ, मतलब बच्चे पहले जो है दोपहर को जो खाना खाने के लिए घर में जो जाते थे, फिर वापस स्कूल में नहीं आते थे, वह अपने माँ बाप को खेतों में अन्य किसी छोटे भाई बहन को संभालने के लिए घर में रहते थे, और दोपहर के बाद काफ़ी अनुपस्थिति होती थी। और जो भी ग्रामीण इलाके में पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर स्कूल में वापस नहीं आते थे। और जब से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू होने से दोपहर की उपस्थिति में काफ़ी तब्दीली आई है, बदलाव आया है। माताओं को पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था। अब उनके माँ को दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको खाना अपने स्कूल में मिलता है। जैसा कि जातिगत पूर्वाग्रह कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चों एक साथ भोजन करने लगे। अब इसके बारे में तो आपको पता है कि जातिगत पूर्वाग्रह की भावना भारत के अंदर कैसी थी। अब उसमें गरीब या दलित, आदिवासी और उच्च जाति के लोग या बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाने से समानता उसमें स्थापित होती हुई दिखाई देती है। कुछ जगह पर दलित महिलाओं को भोजन पकाने के का उनको काम मिला। अब उससे क्या है, पहले दलित के हाथ का खाना नहीं खाते थे, अब सभी बच्चे दलित महिला या काम करने वाले लोगों के हाथ से खाना
खाना शुरू किया, जिससे असमानता भेदभाव खत्म हुआ। गरीब विद्यार्थियों भूख की भूख मिटने में सहायता हुई है। पहले वे खाली पेट आते थे और वे आज इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब इससे आपको एक अंदाज़ा लगा सकता है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू होने से जो फायदे हुए हैं, शासकीय कार्यक्रम अवसर की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्याह्न भोजन शुरू करने से निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है। लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है और जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे स्कूलों में दलित बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उनके साथ आज भी भेदभाव और असमानता का व्यवहार होता हुआ दिखाई देता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकाला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे, यद्यपि समाज में लोगों का दृष्टिकोण में बदलाव जब तक नहीं आता, तब तक आपका असमानता और भेदभाव खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। मतलब ये भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक, दलित, पीड़ित, इनके साथ करना ठीक ठाक नहीं है, कानून के विरुद्ध है। उसके बावजूद भी धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता हुआ दिखाई देता है। अभी आप ये चित्र देखिए, उसमें यह पहला चित्र उत्तराखंड के एक शासकीय स्कूल का है। वहाँ पर बच्चे मध्याह्न मील का भोजन खा रहे हैं। अब ये दूसरा चित्र आप देखिए, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। जैसा उन्होंने और कहा, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय नहीं है। मतलब आत्मसम्मान, गरिमा, ये इंसान के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया। अन्य लोकतांत्रिक समानता के मुद्दे क्या है? अभी आप देखेंगे, आपको ऐसा लगता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है? केवल ऐसा दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश नहीं कि वहाँ लोकतंत्र और समानता या भेदभाव और समानता सबसे ज़्यादा और उसके लोगों को बार बार संघर्ष करना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है, महिला आंदोलन कर रहे, तो उसका उत्तर नहीं। दुनिया के अन्य अलग अलग देशों में भी, जैसा अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, इतना ही नहीं, आपकी पश्चिम एशिया के अरब कंट्री के देश हो, तो वहाँ भी लोकतंत्र किस प्रकार का और उसके लिए लोग कैसा संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का भी आपको संघर्ष थोड़ा बहुत मालूम है। जैसा आपने 6ठी क्लास में आपने देखा, हिटलर को कैसा उन्होंने गोली से मार दिया गया। जैसा दक्षिण अफ्रीका के अंदर काला गोरा और सावले वर्ण त्वचा के रंग के आधार पर किस तरह का भेदभाव किया जाता था। महात्मा गांधी का दरबार से प्रिटोरिया के बीच में प्रवास कर रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद केवल भारतीय वंश के होने के कारण उनको ट्रेन से
उतार दिया गया। तो ये कई सारे प्रसंग आपको भेदभाव और असमानता का व्यवहार को दिखाते हैं। तो इसी तरह संसार के बहुत से देशों में समानता के लिए संघर्ष आज भी जारी है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, वे आज भी अपने जीवन के को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। दुनिया का पहला ऐसा देश है फ्रांस, उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। जैसा कि यह अमेरिका में या यूरोपीय देशों में काम करने के लिए यह अफ्रीका से ये अश्वेत लोगों को ले जाया जाता था और उनके साथ असमानता का और भेदभाव का व्यवहार होता था। जैसा कि हमने पहले देखा कि केवल भारत में ही यह लोकतंत्र में भारत में ही ऐसा भेदभाव असमानता का व्यवहार होता है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में भी है। लेकिन उसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किए और उससे उनको न्याय भी मिला। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ, वही उनका वह नागरिक आंदोलन है। उसके पहले उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था, कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए जब वो बस में यात्रा करते उस समय उनको पीछे की सीट पर उनको बैठना पड़ता था और यदि कोई गोरा व्यक्ति आता है तो उसको अपनी सीट छोड़कर उसको बैठने के लिए जगह देनी पड़ती थी। अभी आप ये देखिए एक चित्र, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला जिनके एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा ही बदल दी कि उन्होंने कहना उस गोरे व्यक्ति को कहा कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, दिन भर मैंने काम किया और मैं मेरी जगह नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं आपके पहले आकर इस सीट पर बैठी हूँ, तो इसलिए मैं ये सीट छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं है। तो ये रोजा पास आप देख सकते हैं चित्र, काफ़ी इनके कारण अमेरिका में एक लोगों को समानता दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। अभी हम देखेंगे रोजा पास नागरिक अधिकार आंदोलन जो सिविल राइट मूवमेंट क्या है। रोजा पास एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, मतलब अश्वेत महिला है। वह उनके पूर्वज वहाँ पर अमेरिका में काम करने के लिए गए थे। 1 दिसंबर 1955 को एक दिन काम करके थकने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और उसके बाद उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता का लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया और उस आंदोलन का नाम था सिविल राइट मूवमेंट। मतलब इनके लिए स्कूल अलग थे, इनके लिए अस्पताल, अश्वेतों के लिए अमेरिका में उनके लिए अस्पताल अलग थे, उनको बसेस में पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ता था। कोई गोरा व्यक्ति आता तो उनको उठना पड़ता था और वो सीट खाली करके गोरे को देना पड़ता था। स्कूल भी, सरकारी स्कूल में इनको पढ़ना पड़ता था। तो काफ़ी जो है, जैसा कि हमने दक्षिण अफ्रीका की बात देखी 6ठी क्लास में, लोकतांत्रिक सरकार के मूल तत्व के अंदर, इसी तरह अमेरिका में भी अश्वेतों के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार होता था। आगे 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम क्या है। अभी आप देखेंगे 1964 के बाद अमेरिकी इस अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार को उन्होंने भेदभाव उसको माना है, आधार पर उसको निषेध माना है। अब ये नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव यह नहीं माना जाएगा, क्योंकि नस्ल क्या है, श्वेत और अश्वेत, काले गोरे। धर्म चाहे आपका क्रिश्चियन धर्म हो या और कोई धर्म हो, क्योंकि अमेरिका में हर धर्म के लोग रहते हैं और इसलिए वहाँ कोई धर्म के कारण भेदभाव नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मूल के आधार पर, मतलब ये मूल निवासी कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं या और किस, जैसे भारत के या और किसी दूसरे देश के, लेकिन उनको भारतीय अमेरिकन नागरिकता मिली है, तो वहाँ पर भेदभाव और असमानता का व्यवहार नहीं होगा। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। पहला अफ्रीकी अमेरिकन यानी अश्वेत काले जो मूल के बच्चे थे अफ्रीका के, उन बच्चों को सरकारी स्कूल के अलावा निजी स्कूल में वह प्रवेश नहीं ले सकते थे
अब वो उनके लिए स्कूल के दरवाजे खुले हो गए। उन्हें उन स्कूलों में भी नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए थे। मतलब जो अश्वेतों के लिए अमेरिका में स्कूल बनाए गए थे, वही ये बच्चे पढ़ सकते थे, अन्य किसी भी जगह नहीं आ सकते थे। अब किसी भी स्कूल में वो प्रवेश ले सकते, और जो उनके लिए स्पेशल खोले गए थे, वह इनको जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब थे। मतलब उनको कानूनी दृष्टि से उनको परमिशन मिलने के बावजूद भी अब किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकते, उसके बावजूद भी वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जहाँ पर गौरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उनके बच्चे स्कूल में जाए। अधिकतर बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते थे, जहाँ पर कम सुविधाएं, योग्यता वाले शिक्षक का अभाव वहाँ काफ़ी कम था। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ऊंचा है, और उससे आप यह फर्क समझ सकते हैं। अब यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का अंश क्या बतलाया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसा कि 1964 में अफ्रीकी अमेरिकन मतलब अमेरिका में इस तरह का उन्होंने उनके संविधान में यह प्रावधान किया गया, जो सिविल राइट मूवमेंट से उनका जो शुरू हुआ था। इसी तरह हमारे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ही बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनसे किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर उसको प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता। या पूर्णता, भागता, राज्य विधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग में ले गए समर्पित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर उसको उपयोग वो कर सकता है। तो इसी तरह आप देखेंगे वो हमारा अनुच्छेद 15 के अंदर इस बातों को बताया गया है। अब वर्तमान समय में लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती है? अभी आप देखेंगे किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, भारत हो, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आपको असमानता और भेदभाव का व्यवहार आपको किसी न किसी समाज में होता हुआ दिखाई देता है। चाहे आपका अलग, क्योंकि उसमें कारण धर्म हो सकता है, जाति हो सकते हैं, या एक ही धर्म के अंदर एक शक्तिशाली वर्ग, दूसरा कमज़ोर वर्ग, तो उसके कारण एक दूसरों के साथ अन्याय होने की संभावना होती है। लेकिन वर्तमान समय में लोकतंत्र की जो चुनौतियां है, उसमें हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए सवाल उठाते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको संघर्ष जारी रखना चाहिए, आपकी भागीदारी होना जरूरी है, समानता स्थापित करने के लिए बार बार अपने प्रयास करने चाहिए, और अपने सवाल जब तक आप नहीं उठाते तब तक आपका लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। उसमें केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के पक्षधर है। मतलब हर व्यक्ति का सम्मान, उसकी गरिमा, और जब सम्मान और गरिमा होगी तो समानता का व्यवहार होगा, और भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। मतलब जहाँ पर आपके साथ असमानता और भेदभाव होता है, वह संघर्ष होता है, वह अन्याय होता है, वहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष आपको शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अभी इस पाठ में हमने यह पाठ अब अपना खत्म हो रहा है। इस पाठ में पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना और लोग स्वीकार कर रहे या नहीं। तो हमने हर व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए,
हर व्यक्ति के न्याय मिलना चाहिए और लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होना चाहिए और हमने शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर सवाल हर चीज़ के ऊपर हमने उठाना चाहिए। इस तरह डिबेट हमने करनी चाहिए और हम समाज के हर तबके के लोगों को उसमें अल्पसंख्यक हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, विद्यार्थी हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। और यदि हम अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं तो आपका लोकतंत्र मजबूत होने में मदद मिलेगी। तो आपका ये पाठ समाप्त हो रहा है। अभी हमने पाठ के नीचे जो कुछ क्वेश्चन है वह आपको दिया है, आप उसको देखिए और अपने नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को आप करिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पाठ आपका खत्म हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।